ठीक है अग्रवाल जी, मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है। अब आप क्लास बिगिन कर लीजिए। स्टार्ट कर सकता हूं मैं? जी जी। अभी प्री लिखा हुआ आ रहा है, लाइव आ गया, ठीक है। So today we are starting with a new topic. इस टॉपिक का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और ये टॉपिक हमारा वैसे यूनिट 4 में है। ये टॉपिक हमारा यूनिट 4 में है और ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है और कब इसकी जरूरत पड़ती है, पहले हमको ये पता होना चाहिए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अब उससे पहले हमें वर्ड है रिकंस्ट्रक्शन, तो हमने एक वर्ड पढ़ा रिकंस्ट्रक्शन। अब रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कंपनी में रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा? एक बिल्डिंग है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है तो उसको डिमोलिश कर दीजिए, तोड़ दीजिए बिल्डिंग, और उसके बाद नई बिल्डिंग बना दीजिए, नया बिल्डिंग बन जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट हो गई। बट कंपनी रिकंस्ट्रक्ट कैसे होती है और कब जरूरत पड़ती है? आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये एक शेयर हो रहा है पेज। इस पेज पे अगर आप देखेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे सरप्लस लिखा हुआ है ब्रैकेट में 4 लाख रुपए। इसका मतलब है कंपनी को 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब ये नुकसान बैलेंस शीट में अपीयर करता है। अब आप एक चीज समझिए, मैं पूरा अब स्टार्ट से लेता हूं। एक कंपनी जो कि कंटिन्यूअसली लॉसेस में जा रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक कंपनी जो कंटिन्यूअसली 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से बराबर लॉसेस में चल रही है, 4-5 साल से लॉसेस हो रहे हैं, उसके लॉसेस बढ़ते बढ़ते काफी हो जाते हैं, तो लॉस एक्यूमुलेट होते रहते हैं। अब ये जो लॉस एक्यूमुलेट होते हैं, ये कंपनी के केस में लॉस जितने भी एक्यूमुलेट होते हैं, कंपनी के केस में ये लॉसेस कैपिटल में से राइट ऑफ नहीं होते। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्लास 11 में हमने पढ़ा, जब प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट बनाई, प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट में हमने जब बैलेंस शीट बनाई फाइनल अकाउंट में, तो हमने लिखा कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स माइनस लॉसेस। नेट प्रॉफिट होता है हम प्लस कर देते हैं, लॉस होता है हम माइनस कर देते हैं। तो लॉस हमने राइट ऑफ कर दिया, हमारी कैपिटल कम हो गई। पर इससे क्या होता है कि प्रोप्राइटर में या पार्टनर में कैपिटल में हम लॉसेस को प्लस, प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं, लॉसेस को माइनस कर देते हैं। पर कंपनी के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। कंपनी के केस में हम कैपिटल में लॉसेस को ना तो प्लस कर सकते हैं और ना ही माइनस, लॉसेस को माइनस नहीं कर सकते, प्रॉफिट को प्लस नहीं कर सकते। इनके लिए अलग से हेडिंग होती है जिसका नाम होता है सरप्लस अकाउंट। अगर सरप्लस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव है माने लॉस है तो वो ब्रैकेट में हम दिखा देते हैं। कंपनी के केस में लॉसेस शेयर कैपिटल में से माइनस नहीं हो सकते, प्रॉफिट शेयर कैपिटल में प्लस नहीं हो सकते, क्योंकि कंपनी की शेयर कैपिटल हम चेंज कर ही नहीं सकते। कंपनी की शेयर कैपिटल को चेंज करने के लिए मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों को ही बदलना होगा। तो यहाँ पे अब जैसे जो क्वेश्चन हमारे सामने, अब ये कंपनी लॉसेस में चल रही है। अब जो कंपनी लॉसेस में चल रही है, एक ना एक दिन उसे बंद करना पड़ेगा। अब
उसको किस तरीके से ठीक किया जाए, ऐसी कंपनी को हम कैसे ठीक करें, क्या करें हम। हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हमारी एक कंपनी जो कंटिन्यूअसली लॉसेस में चल रही है, हमारी एक कंपनी जो कंटिन्यूअसली लॉसेस में चल रही है, हमें उसे ठीक करना है। ठीक करने का मतलब ये है कि यहाँ पे उसका कैपिटल स्ट्रक्चर बदलना है। आई एम अगेन रिपीटिंग, क्या बदलना है, कैपिटल स्ट्रक्चर बदलना है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर बदल करके कंपनी ठीक कैसे होगी। हमारे सामने दो ऑप्शन है लॉस मेकिंग कंपनी को। एक तरीका यह है कि कंपनी को कंप्लीटली वाइंड अप कर दिया जाए। कंपनी को कंप्लीटली वाइंड अप करने का मतलब है कि कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद होने के बाद कंपनी खत्म, एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया जाएगा, कंपनी बंद, सब कुछ खत्म। दूसरा तरीका ये है कि हम कंपनी को चलाना चाहते हैं। जब हम कंपनी को चलाना चाहते हैं तो उसको भी ठीक करने के दो तरीके हैं। पहला, आप पुरानी कंपनी को वाइंड अप कर दीजिए, एक न्यू कंपनी को फॉर्म करिए, एक न्यू कंपनी को फॉर्म कीजिए, न्यू कंपनी को फॉर्म करके उसको इनकॉर्पोरेट कराइए। उसको इनकॉर्पोरेट कराने के बाद पुरानी कंपनी का बिजनेस जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है उसको सेल कर दीजिए। जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे नई कंपनी को बेच दीजिए। अब जो जब नई कंपनी को दिए जाएंगे एसेट्स, तो वो सारे के सारे रिवाइज्ड वैल्यू पे दिए जाएंगे, और रिवाइज्ड वैल्यूज का मतलब है कि जो उसकी नई वैल्यू है उसके ऊपर ही दिए जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन काफी, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। अब ये आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे है बैलेंस शीट। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की बैलेंस शीट हमें दी हुई है। एक कंपनी की बैलेंस शीट हमें दी हुई है। अब उस बैलेंस शीट में हम देखेंगे, यहाँ पे सरप्लस अकाउंट में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं, शेयर कैपिटल 8 लाख की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस में 4 लाख का नुकसान दिया हुआ है। अब ये 4 लाख का जो नुकसान दिया हुआ है इसको अगर कैपिटल में से कम कर दिया जाए तो कैपिटल आधी रह जाती है। आप और नीचे चलिए, एसेट में देखिए, एसेट में नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसके नीचे दिया हुआ है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट में लिखा हुआ है गुडविल 45,000। मेरा ख्याल है आप सब एग्री करेंगे कि लॉस मेकिंग कंपनी की रेपुटेशन माने गुडविल होती ही नहीं है, ये भी नुकसान हो गया। जो एसेट्स हमको दिए हैं जरूरी नहीं कि उनकी वैल्यू वही हो जो दिखा रखी है, हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई हो, ऐसे नुकसान हो जाते हैं। तो माने शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी जो क्वेश्चन जो बुक्स में 8 लाख रुपए दिखा रखी है वो बेसिकली 8 लाख ना होकर के बहुत कम हो जाती है। अब ऐसी कंपनी, ये जो लॉस मेकिंग कंपनी है, इसकी रियल वर्थ कम हो जाती है। रियल वर्थ कम होने से स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की वैल्यू कम हो जाती है, मार्केट में कंपनी का नाम खराब होने लगता है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर ईपीएस भी कम होने लगता है। अब लॉस मेकिंग कंपनी को ठीक करने के लिए पैसे चाहिए, मनी चाहिए, कैपिटल चाहिए। कंपनी शेयर होल्डर से रेस करने की कोशिश करेगी, वहां से पैसे मिलेंगे नहीं, शेयर होल्डर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, बाकी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कंपनी बैंक से लोन मांगेगी,
अब लोन लेने के लिए बैंक में अप्रोच करा, लॉस देख करके बैंक लोन नहीं देगा, तो कंपनी करे क्या? तो मैंने बताया कि इस लॉस मेकिंग कंपनी को हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। दूसरा तरीका है कि कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए। रिकंस्ट्रक्शन के भी दो तरीके हैं। पहला, रिकंस्ट्रक्शन के दो तरीके हैं। पहला, कंपनी को, पुरानी कंपनी को वाइंड अप करके उसका बिजनेस, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज नई कंपनी फॉर्म करके उसको दे दिए जाए, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। उसको हम बाद में करेंगे। और दूसरा तरीका यह है कि हम इसको इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट कर दें, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर ही बदल दें। अब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने का मतलब यह है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू बदल दी जाए, लोन को बदल दिया जाए, जो शेयर 10 रुपए का है उसको कम कर दिया जाए। इस तरीके से कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी जाए, ताकि कंपनी के जो लॉसेज हैं वो वाइप आउट हो जाएं। और जब कंपनी के लॉसेज वाइप आउट हो जाएंगे, कंपनी की जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी, उस रिवाइज्ड बैलेंस शीट में लॉसेज नहीं होंगे। और चूंकि वो लॉसेज नहीं होंगे, तो ऐसी कंपनी जब बैंक में अप्रोच करेगी या शेयर होल्डर को अप्रोच करेगी, तो इसको पैसे मिलने के चांसेस हो जाते हैं और उससे कंपनी अपना काम चला सकती है। तो इसको बोलते हैं हम एक लॉस मेकिंग कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना, और ये कहलाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमको? अब आप देखिए यहाँ पे कंपनी के, ये देखिए आप रिजर्व एंड सरप्लस में, ये सरप्लस है 4 लाख रुपए का। ये सरप्लस 4 लाख रुपए का लॉस है। आपको ये लॉस राइट ऑफ करना है। दूसरा, गुडविल दे रखी है 45,000 रुपीज की। अगर कोई ये लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अगर इनकी वैल्यू बदली है तो वो हमको बदलनी है। ये काम हमको करना है। कैसे करें? अब ये लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, कोई भी लॉस हो उसको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी के पास प्रॉफिट होना चाहिए। कंपनी तो ऑलरेडी लॉसेस में है, प्रॉफिट कहां से आएगा? तो ये लॉस राइट ऑफ कैसे होंगे? कोई तरीका ही नहीं है लॉस को राइट ऑफ करने का। तो कंपनी क्या अडॉप्ट करती है? तो आप एक चीज समझिए, आपको पता है कंपनी की लायबिलिटी साइड है, ये कंपनी की लायबिलिटी साइड है। अगर लायबिलिटी साइड को कम कर दिया जाए, अगर लायबिलिटी साइड में से लायबिलिटीज को रिड्यूस कर दिया जाए, तो बुक्स में, तो बुक्स में ये प्रॉफिट हो जाता है। तो बुक्स में ये प्रॉफिट हो जाता है, और उस प्रॉफिट की मदद से जो भी लॉसेस होते हैं वो लॉसेस राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। अब ये कैसे होगा? इसका एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है, वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वो प्रोसीजर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लॉसेस को कैसे राइट ऑफ करना है और किस तरीके से कंपनी को ठीक करना है। अब इसके लिए अब आपको पूरा प्रोसीजर मैं बताता हूं। एक स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है? स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स एक कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं। कंपनी के डायरेक्टर कंसल्टेंट्स को अपॉइंट करते हैं, जो कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म या मैनेजमेंट फर्म हो सकती है। वो फर्म कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं
उनकी रीवैल्यूएशन करती है। क्या करती है? उनका रीवैल्यूएशन करती है। यह देखती है कि कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उनकी जो बुक्स में वैल्यू दिखा रखी है, वो बुक्स में वैल्यू जितनी दिखा रखी है उतनी रियल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, उतनी रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर बुक्स में अगर वैल्यू बुक्स में दिखा रखी है वो ज्यादा है और रियल में कम है तो कंपनी को नुकसान हो गया, और अगर बुक्स में वैल्यू जो दिखा रखी है रियल में वैल्यू उससे ज्यादा है तो प्रॉफिट हो जाता है। तो कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, ये एक स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है। स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में टोटल प्रोस्पेक्टिव लॉस, टोटल लॉस कितना कंपनी का है उसको देखा जाता है। जैसे ये जो पेज है आपके सामने, ये देखिए आप, इसमें ऑलरेडी लॉस तो लिखा हुआ है 4 लाख रुपए का। इसके अलावा कंपनी के जो एसेट्स हैं उनमें गुडविल है, इसको राइट ऑफ करना है। जो टेंजिबल एसेट्स कंपनी के होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, उनमें कितना नुकसान हो गया। अब कंपनी के जो एसेट्स हैं लैंड एंड बिल्डिंग, अब लैंड एंड बिल्डिंग जरूरी नहीं कंपनी का खाली एक ही हो, एक कंपनी की बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हो सकती हैं। कंपनी के फैक्ट्रीज एक दिल्ली में है, एक बहादुरगढ़ में है, एक जम्मू में है, एक हिमाचल में बदी में है। अलग अलग जगह के ऊपर कंपनी के फैक्ट्रीज हो सकते हैं। अब उनका वैल्यू कितना है ये कौन करेगा? तो कंसल्टेंट्स माने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपॉइंट करे हैं वो इनकी वैल्यू असेस करते हैं। फिर इनमें प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, कितनी सारी चीजें, कितनी सारी एसेट्स हैं, उन सब का रीवैल्यूएशन करना। आप इमेजिन करिए एक एक एसेट्स का रीवैल्यूएशन करा जाता है और जितना भी एसेट्स है उन सब का रीवैल्यूएशन करके उनकी रियल वर्थ लिख करके उनमें जितना इंक्रीज इन वैल्यू है या डिक्रीज इन वैल्यू है वो सब लिखा जाता है। तो जो लॉस ऑलरेडी है, जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, वो सब कंपनी लिख लेती है और वो सब लिखने के बाद टोटल लॉस असेस हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं अभी स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अब स्कीम में ये बना लिया कि कितना नुकसान हो गया। अब वो नुकसान को राइट ऑफ करने के लिए लायबिलिटी साइड से लायबिलिटी को एक एक करके कम किया जाता है। तो कंसल्टेंट्स और डायरेक्टर्स कंपनी के मिलकर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर में कौन कौन होगा? इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर्स, वो बैंक्स जिन्होंने कंपनी को लोन दे रखा है, क्रेडिटर्स, ऐसे ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको कंपनी से पैसा लेना है। तो डायरेक्टर एक एक माने एक एक ग्रुप, हर स्टेक होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर, इन सब की मीटिंग बुला करके इनके सामने कंपनी की पोजीशन रखते हैं। पोजीशन रखने के बाद इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कंपनी के फेवर में कुछ अपनी लायबिलिटीज को कम कर दें। जैसे डिवेंचर होल्डर है, उनका डिवेंचर 100 रुपए का है, तो उनसे रिक्वेस्ट करी, डिवेंचर होल्डर ने अपना डिवेंचर 100 रुपए का एग्री कर लिया कि आप इसे 60 रुपए का रिड्यूस कर दीजिए, 60 रुपए का कर दीजिए। अब 100 रुपए का डिवेंचर 60 रुपए का हो गया,
कंपनी को एक डिवेंचर पे 40 रुपए का फायदा हो गया। कंपनी के 1000 डिवेंचर है, टोटल प्रॉफिट 40,000 एक्यूमुलेट हो गया। इसी तरीके से क्रेडिटर से बात करी, क्रेडिटर्स ने कुछ अमाउंट फॉरगो कर दिया। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बात करी, फिर इस तरीके से सारा निकाला जितना नुकसान है। अब टोटल लॉस में से जितना अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने एग्री करा, जितना टोटल लॉस बना उसमें से अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने एग्री करा, उसको हमने माइनस कर दिया। अब जो बाकी का नुकसान, बाकी का लॉस बचा एक्यूमुलेटेड, वो शेयर होल्डर की मीटिंग बुला करके उनको प्रेजेंट कर दिया और वहां से माइनस कर दिया। तो ये कहलाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, 2 अकाउंटिंग एंट्रीज के हिसाब से। अब उसके बाद एक और चीज, स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बनने के बाद शेयर होल्डर जब इसको अप्रूव कर देते हैं, स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन शेयर होल्डर जब अप्रूव कर देते हैं, तो ये स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन उस स्टेट जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके हाई कोर्ट में भेजी जाती है और कोर्ट से अप्रूवल ली जाती है। जब कोर्ट इसको अप्रूव कर देता है, तो स्कीम जो है वो एप्लीकेबल हो जाती है। फिर उसके बाद इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज पास करी जाती है। इसके बाद स्कीम को पहले कोर्ट से अप्रूव कराया जाता है। स्कीम अगर एक बार कोर्ट से अप्रूव हो जाएगी तो कोई भी स्टेक होल्डर उसमें किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन बाद में नहीं लगा पाएगा। अब स्कीम अप्रूव हो गई। अब स्कीम अप्रूव होने के बाद अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे वो आप एक एक करके लिख लीजिए। अकाउंटिंग एंट्रीज आपको लिखनी है, एक एक करके आप अकाउंटिंग एंट्रीज को लिख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आप सोचिए, सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए की है, हमने उसको रिड्यूस करके 3 रुपीज का कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल में शेयर 10 रुपीज का है, हमने उसको रिड्यूस करके 3 रुपीज का कर दिया, माने 7 रुपीज की लायबिलिटी कंपनी ने कम कर दी, जो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए कंपनी एक अकाउंट बनाएगी, उस अकाउंट का नाम होगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। क्या नाम होगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। दोबारा फिर बोल रहा हूं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का नेचर नॉमिनल होता है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का नेचर नॉमिनल होता है। नॉमिनल, अगर कोई लॉस होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, और अगर कोई प्रॉफिट हो तो वो प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। लॉस, डेबिट, प्रॉफिट, क्रेडिट, एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हम बनाते हैं। अब इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए की हमने 3 रुपए करी, तो क्या जर्नल एंट्री होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल को हम कम कर रहे हैं, जर्नल एंट्री लिखिए अब आप। और ये जर्नल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे बेस है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप में से कोई बच्चे सोच सकते हैं ये चैप्टर करना है नहीं करना, अभी तक अब कोई पेपर ऐसा नहीं बना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जिसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन ना आया हो। और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें मेनली जर्नल एंट्रीज ही बनाई जाती है, जर्नल एंट्री ही पास करी जाती है। आसान चैप्टर है, तो ये आपको करना है। सबसे पहले आप जर्नल एंट्री लिख रहे हैं, टू रिड्यूस शेयर कैपिटल।
इक्विटी शेयर कैपिटल, हमारी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट। दोबारा बोल रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹3 अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट ₹7। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹3 अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब मान लीजिए, अब एज्यूम करते हैं हम कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, कंपनी के 1 लाख शेयर हैं। अब 1 लाख शेयर को कंपनी ने रिड्यूस कर दिया, तो हमारी एंट्री हो गई, अब 1 लाख इंटू 10, 10 लाख हो गई कैपिटल। तो हमारी जर्नल एंट्री में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹3 अकाउंट 3 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 7 लाख। आई थिंक एंट्री क्लियर हो गई। एंट्री में हमने क्या लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट। अगर फेस वैल्यू 100 रुपीज है तो इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 अकाउंट डेबिट। जो आपको ऐसे ही लिखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने मन से हम जर्नल एंट्रीज के वर्ड चेंज नहीं करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹3 अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 7। पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर, कि हमने मतलब करी है। अगली एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने की। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10% है, हो सकता है कंपनी ने इसको 8% कर दिया, बाद में एग्री कर लिया। ये जो 10% है, जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पहले परसेंटेज प्रीफिक्स होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पहले जो शेयर कैपिटल जो एक रेट प्रीफिक्स होता है, वो रेट डिविडेंड का कहलाता है, 10%, 8%। तो अब इसी तरीके से हम प्रेफरेंस शेयर की एंट्री करेंगे। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹100 अकाउंट डेबिट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹100 अकाउंट डेबिट टू 15, मान लीजिए 15 टू 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹30 अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹100 अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए 15% हो गया प्रेफरेंस शेयर, टू 15% शेयर कैपिटल रुपीज, जो भी नई वैल्यू है 30, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 70 रुपीज। ये एक शेयर की वैल्यू है। अब जितने भी शेयर हैं आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 लाख, 3 लाख, 7 लाख, ऐसे हो जाएगा। अब अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब दूसरी एंट्री आप लिखिए प्रेफरेंस शेयर से ही रिलेटेड। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर दिए हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी गई है, तो हम एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख
मान लीजिए 10 लाख का शेयर कैपिटल जो भी है उसका अमाउंट लिख देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं डिवेंचर होल्डर्स के ऊपर। इसी तरीके से डिवेंचर को चेंज किया जाएगा, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी डिवेंचर है 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर उनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अगर इक्विटी दी है, टू बैंक अगर पैसे दिए, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो हमने क्या किया, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू वॉट एवर इज गिवन टू दैम, हमने उसकी एंट्री पास कर। क्रेडिटर्स कम करे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। हमारी कोई भी लायबिलिटी कम होगी, हमारी कोई भी लायबिलिटी कम होगी तो हमारी एंट्री हो जाएगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कोई भी लायबिलिटी कम होगी हम क्या करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, हमारी ये एंट्री हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कोई भी लायबिलिटी होगी हम उसको कर देंगे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। इस प्रोसेस में अगर कोई लायबिलिटी का अमाउंट बढ़ जाता है, लायबिलिटी का अमाउंट कैसे बढ़ेगा, कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी कंपनी की अगर एक्चुअल लायबिलिटी बन जाती है तो वो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो हमारी को नुकसान हो जाएगा, एंट्री होगी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। इस तरीके से हम लायबिलिटीज को करेंगे। इसके बाद हम एसेट्स को करेंगे। जब हम एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे तो लिखेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट फॉर राइटिंग ऑफ एसेट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग टू प्लांट एंड मशीनरी, क्या लिखेंगे, फॉर रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, फॉर रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, क्या एंट्री होगी हमारी, फॉर रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो हमारी एंट्री हो गई रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू इन्वेंट्रीज अकाउंट। जो भी एसेट हमारी रिड्यूस हुई है उसकी एंट्री हम यहाँ पे पास कर देंगे। दोबारा बोल रहा हूं मैं,
reconstruction account debit to land and building, to plant and machinery, to furniture, to investment, कोई भी एंट्री इसमें हम कर सकते हैं। एक एंट्री जो हमें अपने आप करनी होती है, जो बुक्स में नहीं लिखा हुआ, एक एंट्री जो हमें अपने आप करनी पड़ेगी वो है फॉर राइटिंग ऑफ नेगेटिव सरप्लस, फॉर राइटिंग ऑफ नेगेटिव सरप्लस। ये जो नेगेटिव सरप्लस माने लॉस है, इस लॉस को राइट ऑफ आपको अपने आप करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो भी हमें ये अपने आप करना है। इसके बाद रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बच जाता है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो वो बैलेंस अब कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बैलेंस बच जाने का मतलब क्या है? रिकंस्ट्रक्शन में दो साइड है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे हमने लॉसेस लिखे हैं, क्रेडिट साइड पे इनकम लिखी है। अब किसी भी सिचुएशन में, मैं जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सिचुएशन में डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर है तो हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमने कोई गलती कर रखी, क्योंकि जितना हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन में प्रॉफिट आया उससे ज्यादा हम राइट ऑफ कर ही नहीं सकते। तो किसी भी सिचुएशन में डेबिट साइड रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड से नहीं ज्यादा हो सकती। अब क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है, बैलेंस बचा है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, तो वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा? वो बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा? वो बैलेंस कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, रिकंस्ट्रक्शन का। अब इसके बाद अब हम क्वेश्चंस को लेकर के करते हैं, और क्वेश्चन कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया हुआ है, जो स्क्रीन पे आ रहा है आपके, इसमें लिखा हुआ है बैलेंस शीट, जहां से हमने शुरू किया था। ऐसे हमारे को लॉस मेकिंग कंपनी है और ये हमको रिकंस्ट्रक्ट करनी है। तो हम कैसे इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, वो हमारा मेन काम है। अब यहां पर हमें स्टार्ट करना, अब आप एक एक करके देखते जाइए। क्वेश्चन में ये देखिए, थोड़ा मैंने छोटा तो करा है इसको, पर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है, अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप। Uncalled capital is to be called up in full, and equity share are then reduced to ₹5 each. 10 रुपए का शेयर है, आप देखिए 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए कॉल्ड अप है। तो कंपनी ने सबसे पहले कॉल करा, कंपनी ने सबसे पहले कॉल किया इसको। कंपनी ने कॉल किया, कितने रुपए कॉल करेगी? 2 रुपए। कितने रुपए कॉल करेगी कंपनी? 2 रुपए कॉल करेगी। तो वो जो 2 रुपए कॉल करेगी कंपनी, उसकी जर्नल एंट्री पास होगी। आप सब जानते हैं फाइनल कॉल करने की जर्नल एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
equity share final call account debit to equity share capital account. Equity share final call account debit to equity share capital account being final call at the rate of rupees 2 per share made on 1 lakh shares. अब इसको रिपीट करते हैं. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए being final call at the rate of rupees 2 made on 1 lakh shares. Next entry. For receiving final call, bank account debit to equity share final call account. Bank account debit to equity share final call account. उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एंड इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस्ड ₹2.5. 10 रुपए का शेयर कंपनी ने 5 रुपीज कर दिया, तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर, आप इसको क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. रिपीट करता हूं मैं. इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट 10 lakh to equity share capital ₹5 account 5 lakh to reconstruction account 5 lakh. देखिए दिख रहा है आपको? मैं ऐसे आपको लिखना है, यहाँ पे कोशिश करता हूं. इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट to equity share capital ₹5 account to reconstruction account. दिखा आपको? इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है. रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हो गया 5 लाख रुपए से. अगला क्या लिखा हुआ है? अगला सजेशन है, देखिए 2 नंबर. प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव एग्रीड टू गिव अप देयर राइट फॉर 2 years dividend and accepted 12 equity share of 5 each for each fully paid preference share. 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है. 4 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो नंबर ऑफ शेयर हो गया 4000. कितना हो गया? 4000. नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 4000.
नंबर ऑफ शेयर हो गया 4000। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव एग्रीड टू गिव अप देयर राइट फॉर 2 ईयर डिविडेंड। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हैज नॉट बीन डिक्लेयर फॉर द पास्ट 2 ईयर। 2 साल का डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने, लॉस होने की वजह से नहीं दिया होगा। तो ये 2 साल का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने फॉरगो कर दिया और एक शेयर के बदले में 12 इक्विटी शेयर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। अब आप इसको वर्किंग में लिख सकते हैं, एक शेयर के बदले में 12 शेयर, तो 4000 के बदले में कितने हो गए, 4000 इंटू 12 कितना हो गया, 4000 इंटू 12, 4000 इंटू 12, 48,000 इक्विटी शेयर, 48,000 इक्विटी शेयर, और एक शेयर है 5 रुपए का, तो 48,000 इंटू 5, 2,40,000 हो गया। क्या हो गया, 2,48,000 रुपीज, 2,40,000 रुपीज। अब इसकी जर्नल एंट्री करिए आप। क्या करेंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 2,40,000, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 1,60,000। अगेन रिपीट कर रहे हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 2,40,000, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 1,60,000। और अगली एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000। एक मिनट, पेज बदल गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर टू बी रिटर्न ऑफ, गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। तो हमने करा, अब ये नुकसान हो गए कंपनी के, राइट ऑफ कर रहे हैं हम इनको, राइट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री होगी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 45,000। रिकंस्ट्रक्शन का अभी आप अमाउंट मत लिखिए, टू सरप्लस अकाउंट 4 लाख,
reconstruction account debit 4,45,000, to goodwill 45,000, to surplus account 4 lakh, to surplus account 4 lakh. Reconstruction account debit 4,45,000, to goodwill account 45,000, to surplus account 4 lakh. Next. Trade creditors are to forego 10% of their claim. अब क्रेडिटर्स कितने के हैं? 1,40,000 के. क्रेडिटर्स कितने के? 1,40,000 के. 10% इन्होंने छोड़ा, एंट्री हो गई ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 14,000. 10% ऑफ टोटल अमाउंट 1,40,000 का 10%, 14,000 ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट trade creditors account debit to reconstruction account 14,000 rupees. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखिए आप, 5 नंबर. Investments are to be taken over by bank in full settlement of the overdraft balance. Investments are taken over by bank in full settlement of the overdraft balance. बैंक ने ओवरड्राफ्ट के बैलेंस के बदले में इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया. बैंक ने ओवरड्राफ्ट के बदले में इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया. अब हमने ये देखा ओवरड्राफ्ट कितने का है? 50,000 रुपीज का, और इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 40,000 रुपीज के. ओवरड्राफ्ट 50,000 का, इन्वेस्टमेंट देखते हमने 40,000 रुपीज के, और इन्होंने टेक ओवर करा. वर्ड लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट. फुल सेटलमेंट का मतलब ना पैसे देने ना लेने. तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? 50. अब देखिए 50,000 की लायबिलिटी के बदले में, 50,000 की लायबिलिटी के बदले में 40,000 के इन्वेस्टमेंट हमने दिए, तो 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. तो 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. अब बैंक ओवरड्राफ्ट हमने बैंक को दिए इन्वेस्टमेंट, तो बैंक इज रिसीविंग द इन्वेस्टमेंट, बैंक इज रिसीविंग द इन्वेस्टमेंट, तो बैंक को डेबिट कर दिया. तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 50,000 rupees to investment 40,000, to reconstruction account 10,000.
क्लियर हो गया ये आपको? क्रेडिटर सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट का हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 50,000, टू इन्वेस्टमेंट 40,000, टू रिकंस्ट्रक्शन 10,000। 5 एडजस्टमेंट हो गई। सिक्स्थ एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी and stocks are to be reduced by 1,39,000 respectively. प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए से कम हो गई और स्टॉक की वैल्यू 39,000 से कम हो गई। तो हम क्या लिखेंगे इसको? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी reconstruction account debit 1,39,000. Again repeating, reconstruction account debit 1,39,000, to plant and machinery 1 lakh, to stock 39,000. Next is pass journal entries and prepare balance sheet after reconstruction. अब यहाँ पे हमें एक चीज जो अपने आप नोट करनी है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन एंड करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्वेश्चन को वाइंड अप करने से पहले हमें ये चेक करना है कि नेगेटिव बैलेंस ऑफ सरप्लस राइट ऑफ हो गया है कि नहीं हो गया। हमें ये चेक करना है कि नेगेटिव बैलेंस सरप्लस का राइट ऑफ हो गया है कि नहीं हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो ये आपको अपने आप राइट ऑफ करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू सरप्लस। और अगर एंट्री आ चुकी है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो हमने ये देखा कि सरप्लस ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है। थर्ड एंट्री में गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर रिटर्न ऑफ, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जर्नल एंट्री के लिए कुछ स्पेस छोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसके बाद हो सकता है 2 या 3 या 1, 2 या 3 जर्नल एंट्री हमें और करनी पड़े, उतना स्पेस आप छोड़ दीजिए जर्नल एंट्रीज के लिए। और एक अकाउंट बनाइए वर्किंग नोट में, एक अकाउंट बनाइए वर्किंग नोट में जिसका नाम होगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। क्या नाम होगा अकाउंट का? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अगेन रिपीटिंग, क्या अकाउंट बनाएंगे आप? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट अब आप बनाएंगे। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में अब आप एक एक करके एंट्री पास करते जाइए, एक एक पोस्टिंग आप करते जाइए। सबसे पहले एंट्री नंबर 3 में हमने करा था रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो आपने लिखा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आप क्या लिख रहे हैं? बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। फिर आपने लिखा बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,60,000, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,60,000। फिर आपने लिखा टू गुडविल 45,000 रुपीज,
to goodwill 45,000 rupees, to surplus account 4 lakh, फिर आपने लिखा, अगली एंट्री आपने करी थी क्रेडिटर्स की, बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 14,000, बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 14,000, अगली एंट्री आपने बैंक ओवरड्राफ्ट की करी थी, उसमें फिर से रिकंस्ट्रक्शन आया था, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट 10,000 रुपीज, उसके बाद अगली जर्नल एंट्री में हमने लिखा था प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक के बारे में, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू स्टॉक। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में हम लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, टू प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। ये फिगर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। टू प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, टू स्टॉक 39,000, टू स्टॉक 39,000। आप एक काम कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको दिया है इस क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो क्वेश्चन पूरा आपके पास आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने जे.आर. मोंगा से ही लिया है, चैप्टर नंबर 11, आपकी किताब का नाम है बेसिक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बेसिक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग टेक्स्ट एंड असाइनमेंट्स बाय जे जनक राज मोंगा। पूरा नाम था इनका जनक राज मोंगा और नाउ पॉपुलरली नोन एज बेसिक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बाय जे.आर. मोंगा, MONGA। आपने फर्स्ट टर्म में भी ये किताब पढ़ी होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इनकी, अब ये 4th सेमेस्टर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की किताब है। तो ये क्लास के लिए हमें कोई ना कोई टेक्स्ट तो चाहिए, इसलिए हमें जरूरी है। आप क्वेश्चन कर लीजिए, अगर क्वेश्चन करने के बाद आपको कोई डाउट आता है तो मैं कोशिश करूंगा, आप वो डाउट मेरे को भेज दीजिए, मैं कोशिश करूंगा वो डाउट आपका क्लियर कर दूं। अब हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बन गया और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का फाइनल शेप हमारा क्या आया वो आप देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,60,000, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 14,000, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। डेबिट साइड पे टू गुडविल अकाउंट 45,000, टू सरप्लस अकाउंट 4 लाख, टू गुडविल अकाउंट 45,000, टू सरप्लस अकाउंट 4 लाख, टू प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, टू स्टॉक 39,000। अब अकाउंट को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करा तो डेबिट साइड का टोटल, आप देखिए डेबिट साइड का टोटल कितना आ गया, 45,000, 4 लाख, 1 लाख, 39,000। तो
ये हो गया हमारा 5,84,000। कितना हो गया? 5,84,000। क्रेडिट साइड का टोटल करा 5 लाख और 1,60,000, 6,60,000, 6,84,000। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 6,84,000। क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी 6,84,000, डेबिट का 5,84,000। देयरफॉर जो डिफरेंस है 1,00,000 रुपए का, ये डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपने अकाउंट में लिखा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 1,00,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर। आपने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में लिखा टू कैपिटल रिजर्व 1 लाख, टू कैपिटल रिजर्व के आगे लिख दिया बैलेंसिंग फिगर, टोटल मिल गया। अब इस 1 लाख की जर्नल एंट्री आप करिए। इस 1 लाख की जर्नल एंट्री आपको करनी है। जर्नल एंट्री आप करिए, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एक चीज आपने यहां पे नोट करी होगी बिना, एक चीज हमने नोट करी है, क्या चीज है? बिना रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाए हमें ये बैलेंस निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जरूर बनाएंगे। हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जरूर बनाएंगे। इज दैट क्लियर? अब अगला काम हमारा, अगला काम है बैलेंस शीट। अगला काम है बैलेंस शीट। अगला काम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैं आपको अब पूरा प्रोफॉर्मा हमें यहाँ पे जरूरत नहीं होती, ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बैलेंस शीट में पूरा प्रोफॉर्मा बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं चाहिए होता। आप शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए। अब शेयर कैपिटल कितनी हो गई? हमारे पास इक्विटी शेयर थे 1,00,000 और 1,00,000 पुराने शेयर थे और 48,000 शेयर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिए। तो हमारा हो गया आपने नोट बनाया, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, उसमें लिखा ऑथोराइज हमें दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे ऑथोराइज शेयर कैपिटल कंपनी की दी नहीं है, तो आपने लिखा इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। issued, subscribed and fully paid up, issued, comma, subscribed and fully paid, 1,48,000 equity shares of 5 each, 1,48,000 equity shares of 5 each, 7,40,000.
Note number 2. Note number 2. Reserves and surplus. Reserves and surplus. Note number 2, reserves and surplus. अभी आपने लास्ट एंट्री करी कैपिटल रिजर्व की, तो आप लिखिए कैपिटल रिजर्व 1 लाख. नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, और उसमें हमने लिखा कैपिटल रिजर्व 1 लाख. सरप्लस पूरा, नेगेटिव सरप्लस पूरा राइट ऑफ हो चुका है, उसको मत दिखाइए. उसके बाद नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अंडरलाइन. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को अंडरलाइन किया. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अंडरलाइन. अनसेक्योर्ड लोन, उसके नीचे लिखा अनसेक्योर्ड लोन. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अंडरलाइन करके उसके नीचे लिखा अनसेक्योर्ड लोन 1,60,000. क्या लिखा? 1,60,000. नेक्स्ट, ट्रेड पेएबल्स. ट्रेड पेएबल्स क्या लिखा? ट्रेड पेएबल 1,40,000 माइनस 14,000 रिटर्न ऑफ 1,40,000 माइनस 14,000 रिटर्न ऑफ. आउटर कॉलम में 1,26,000. ये हो गया नोट नंबर 4. पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फोर्थ ट्रेड पेएबल. फिर आपने लिखा टेंजिबल एसेट्स. क्या लिखा आपने? टेंजिबल एसेट्स. अब टेंजिबल एसेट्स में हमको दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग. टेंजिबल एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, 3,50,000 का है. लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000. प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख. प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख. टोटल हो गया 5,50,000 के टेंजिबल एसेट्स. अगला, अब इंटेंजिबल एसेट खत्म हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो गया, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है. अब लिखा आपने इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज 1,80,000. 1,80,000 माइनस 39,000. 1,80,000 माइनस 13,000. सॉरी, 1,80,000 माइनस 39,000. 1,41,000. 1,41,000. Next, cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent. Opening balance 25,000. Opening balance 25,000.
नेक्स्ट रिसीव्ड फ्रॉम, फाइनल कॉल, रिसीव्ड फ्रॉम फाइनल कॉल 2 लाख, टोटल 2,25,000, टोटल 2,25,000। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। ये नोट्स हो गए, अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में आपने लिखा, अब आप बैलेंस शीट लिखिए। सबसे पहले बैलेंस शीट में आप नाम लिखेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट का आप ऊपर नाम लिखेंगे। सबसे ऊपर आपने नाम लिखा होपफुल लिमिटेड। सबसे ऊपर आप नाम लिखेंगे, हेडिंग होपफुल लिमिटेड। कंपनी का नाम है जो इसमें शायद नहीं आया है, वो रह गया, इसमें कट गया ऊपर से। कंपनी का नाम लिखेंगे होपफुल लिमिटेड। नेक्स्ट लाइन में उसके नीचे आप लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2020, बैलेंस शीट एज एट 2020। फिर आपने इसमें हेडिंग बनाए, आप इसके कॉलम बनाएंगे। कॉलम में आपको कॉलम जो बनाने हैं, देखिए आप कॉलम कितने बने हुए हैं। यहाँ पर जो आपके सामने पेज है उस पर बना हुआ है। सबसे पहले एक छोटा सा कॉलम सीरियल नंबर का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर नोट नंबर। उसके बाद आप अमाउंट के 3 कॉलम बनाएंगे। अमाउंट के 3 कॉलम बनाने हैं आपको। क्या करना है आपको? अमाउंट के 3 कॉलम बनाने हैं। अमाउंट के 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे ऊपर डिटेल, दूसरे कॉलम में लिखेंगे अमाउंट फॉर करंट ईयर, अमाउंट फॉर करंट ईयर, और तीसरे कॉलम को आप लिखेंगे ऊपर अमाउंट फॉर प्रीवियस ईयर। और ये अमाउंट फॉर प्रीवियस ईयर ब्लैंक रहेगा। क्या लिखा हमने? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, डिटेल, अमाउंट, डिटेल अमाउंट रुपीज, करंट ईयर रुपीज, अमाउंट फॉर प्रीवियस ईयर रुपीज। प्रीवियस ईयर वाला कॉलम खाली रहेगा, उसको हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम बाकी अब काम करते हैं। सीरियल नंबर में आपने लिखा रोमन 1, सीरियल नंबर में हमने लिखा रोमन 1। पर्टिकुलर में लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट आपको बना करके दी हुई है, उसी तरीके से आपको लिखना है, पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें जो बना करके दिया हुआ है वैसा नहीं बनाना आपको। आप हेडिंग लेकिन यही होगा रोमन 1 सीरियल नंबर में, पर्टिकुलर्स में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसको अंडरलाइन करिए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज इसको अंडरलाइन करिए और नंबर डालिए नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स। नाम लिखा शेयर होल्डर फंड्स और इसमें लिखेंगे हम शेयर कैपिटल। डिटेल यहां पे नहीं आएगी बिल्कुल भी, ध्यान रखिएगा, डिटेल यहां पे नहीं आती। जितना भी डिटेल किसी भी आइटम का है वो सारा का सारा डिटेल आपको नोट टू अकाउंट्स में देना है, जो अभी आपने वर्किंग नोट में बनाया। शेयर कैपिटल नोट नंबर में 1, शेयर कैपिटल नोट नंबर में 1,
डिटेल वाले कॉलम में 7,40,000, डिटेल वाले कॉलम में 7,40,000। अगला रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल 7,40,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर में लिखा आपने 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर में लिखा 2, 1 लाख। अब डिटेल वाले कॉलम में आपने लिखा, डिटेल वाले कॉलम में अमाउंट के पहले कॉलम में 7,40,000, 1 लाख, और अमाउंट फॉर करंट ईयर वाले कॉलम में अमाउंट के सेकंड कॉलम में आपने लिखा 8,40,000। मैंने आपको बताया अमाउंट का तीसरा कॉलम खाली रहेगा, वो स्टैट्यूटरी होता है, हमारे पास प्रीवियस ईयर की फिगर्स नहीं है, इसलिए हम नहीं लिख सकते। तो अमाउंट के करंट ईयर के अमाउंट में हमने लिखा 8,40,000। नेक्स्ट नंबर 2, रोमन 1 नहीं, अंदर वाला जहां पे आपने लिखा हुआ है देखिए, शेयर होल्डर फंड्स 1 नंबर, इसी के नीचे पर्टिकुलर के कॉलम में ही नंबर 2, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर में लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,60,000। फिर नंबर 3, करंट लायबिलिटीज नंबर, ये जो अमाउंट ये लिखेंगे आप अमाउंट के सेकंड कॉलम में, अमाउंट के 3 कॉलम थे, पहला डिटेल का, दूसरा अमाउंट करंट ईयर का, तीसरा अमाउंट प्रीवियस ईयर का, इसको आप अमाउंट करंट ईयर में दिखाएंगे, अमाउंट करंट ईयर में दिखाएंगे। पहला आपने लिखा नंबर 3 करंट लायबिलिटीज, उसके नीचे लिखा ट्रेड पेएबल, नोट नंबर 4 अमाउंट में 1,26,000, अमाउंट में 1,26,000, टोटल, अगली लाइन में आपने लिखा टोटल, और अमाउंट के कॉलम में आपने टोटल कर दिया 11,26,000, 11,26,000। अब नेक्स्ट तो एक रिपीट करता हूं मैं, हमने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज अंडरलाइन, नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स अंडरलाइन, उसमें लिखा शेयर कैपिटल 7,40,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 लाख, बाहर वाले कॉलम में लिखा 8,40,000। नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज अंडरलाइन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,60,000, इसी में फिर नंबर 3 करंट लायबिलिटीज अंडरलाइन, फिर लिखा ट्रेड पेएबल 1,26,000, फिर लिखा टोटल 11,26,000। अब एसेट साइड पे आ गए, सीरियल नंबर वाले कॉलम में आपने लिखा नंबर 2 रोमन 2 लिखा रोमन में एसेट्स, एसेट्स में लिखा आपने नंबर 1 नॉन करंट एसेट, क्या लिखा नॉन करंट एसेट अंडरलाइन, नॉन करंट एसेट लिख के अंडरलाइन करा, उसके नीचे लिखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पहले इसका नाम होता था फिक्स्ड एसेट,
लेकिन इसका नाम बदल गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट आपने लिखा टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स 5,50,000, ये भी आपने अमाउंट के कॉलम में लिखा, डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। टेंजिबल एसेट्स 5,50,000, इंटेंजिबल खत्म हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो गया, देने की जरूरत नहीं है। अब पर्टिकुलर के कॉलम में, पर्टिकुलर्स के कॉलम में एसेट में के अंडर में लिखा नंबर 2 करंट एसेट, करंट एसेट्स करंट एसेट में अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद लिखा इन्वेंट्रीज 1,41,000, ये डिटेल के कॉलम में जाएगा। इन्वेंट्रीज 1,41,000, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट में लिख रहे हैं आप। पहला नंबर ए इन्वेंट्रीज 1,41,000, बी ट्रेड रिसीवेबल्स 2,10,000, trade receivables 2,10,000. Number C, cash and cash equivalent, cash and cash equivalent 2,25,000. और अमाउंट के कॉलम में आ गया 5,76,000। टोटल कर लिया हमने 1,41,000, 2,10,000, 2,25,000, टोटल आ गया 5,76,000। और उसके नीचे लिखा टोटल एसेट्स 11,26,000, टोटल एसेट्स 11,26,000। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन खत्म। आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, देखिए वो अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हर जगह आपको जर्नल एंट्रीज तो बनानी ही पड़ेंगी, और जर्नल एंट्रीज के साथ साथ आपको ये सब काम भी, जर्नल एंट्रीज है, बैलेंस शीट है, अकाउंटिंग में तो यही होता है। अब आ गए हम, ये हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया। चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 36 मिनट्स मिलते हैं। 36 मिनट्स अमाउंट कम नहीं होता। अब हम आ जाते हैं, ये क्वेश्चन खत्म, 1 मिनट का रेस्ट आप ले लो। अब हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। अब नेक्स्ट स्क्रीन हमारी है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नेहा लिमिटेड। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नेहा लिमिटेड। The following is the balance sheet of Neha Limited as on 31st March 2020. अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू रिवाइव द कंपनी। अब देखिए रिवाइव करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सरप्लस अकाउंट। हमारी नेगेटिव बैलेंस कितना है, 32,75,000। कितना है ये, 32,75,000 का लॉस है। और शेयर कैपिटल कितनी है, 50 लाख। 50 लाख में से 32,75,000 का तो नुकसान ही हो गया। और ये देखिए नीचे
एसेट्स में बी पॉइंट इंटेंजिबल एसेट्स पेटेंट्स दिए हुए 6 लाख रुपए के। लॉस मेकिंग कंपनी का पेटेंट क्या काम करेगा? उसका ब्रांड नेम क्या काम कर रहा है? जिस कंपनी का लॉस है उसका मतलब उसका ब्रांड नेम काम ही नहीं कर रहा है। ये सब नुकसान हो गए कंपनी को। फिर आप देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2,50,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 75,000, 3 लाख का और ये नुकसान हो गया, 3,25,000 का, 3,25,000 और 32,75 36 लाख, 36 और 6 42, 50 लाख में से 42 लाख का तो नुकसान है। तो कैपिटल तो बहुत कम बची कंपनी की। तो अब कंपनी ने स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन दी। क्या स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन दिया वो आप देखिए। मैं पेज चेंज और कर रहा हूं। In order to revive the company, it was decided, number 1, to reduce equity share by 90 rupees. Equity share by 90 rupees. Equity share 100 रुपए का है, 90 रुपीज से रिड्यूस कर दिया तो शेयर की वैल्यू बची 10 रुपए। तो आपकी जर्नल एंट्री फिर वैसे ही होगी। क्या होगी? लिखिए आप, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 अकाउंट डेबिट, क्या लिखा आपने? इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 अकाउंट डेबिट, अमाउंट के कॉलम में लिखा 50 लाख। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 अकाउंट डेबिट 50 lakhs to equity share capital ₹10 account to equity share capital ₹10 account 5 lakh to reconstruction account 45 lakhs to reconstruction account 45 lakhs। एंट्री आपको समझ में आ गई? एक आराम है इस चैप्टर को करने के बाद काफी हद तक एंट्रीज वही होती हैं जो आपने एक क्वेश्चन में करा, वही अगले में, वही अगले में, सब क्वेश्चन में एक ही एंट्रीज होती है तो आपको याद हो जाती है। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 अकाउंट डेबिट 50 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट 5 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 45 लाख। अगला लिखा हुआ है 2 नंबर, रिड्यूस 8% प्रेफरेंस शेयर बाय 60, रिड्यूस 8% preference shares by 60 each. Reduce 8% preference share by 60 each. यहां पे प्रेफरेंस शेयर कितने का है? 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए का प्रेफरेंस है। आप एक और चीज देखिए यहां पे, आप ये देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, रेज 9th पॉइंट में, 9th पॉइंट में क्या लिखा है? रेज रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, रेज rate of preference dividend to 9% and debenture by 2.5%। तो प्रेफरेंस का जो नया रेट है वो है 9%। क्या है वो? 9%।
तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो गई? हमारी जर्नल एंट्री हो गई 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ₹100 अकाउंट डेबिट, 8% preference share capital, ₹100 account debit, 14 lakhs. To 9% to 9% preference share capital ₹40 account to 9% preference share capital rupees 40 account to reconstruction account ₹8,40,000. Next, reduce 10% डिबेंचर बाय 20% एंड रेट बढ़ा दिया हमने 2.5% से, तो नया रेट हो गया 12.5%. लिखा हुआ है लास्ट में, देखिए डिबेंचर का रेट कितना कर दिया, बाय 2.5% हमने बढ़ा दिया, तो हमारा ये रेट हो गया 10 की जगह 12.5%. तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 25 lakhs, 10% debenture account debit 25 lakhs to 12.5% debenture account to 12.5% debenture account 20 lakhs to reconstruction account 5 lakh. रिपीट करते हैं हम इसको, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 25 lakhs to 12.5% डिबेंचर अकाउंट 20 lakhs to reconstruction account 5 lakh. Next, fourth, reduce claim of the trade creditor by 1/4. ट्रेड क्रेडिटर्स कितने के यहाँ पे 75 लाख के, 75 लाख का 1/4 कितना हो गया, 75 लाख का 1/4 18,75,000, 18,75,000 हमारी एंट्री हो गई. ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 18,75,000 to reconstruction account 18,75,000 rupees. Next, number 5, reduce machinery, reduce inventories, provide 10% for doubtful debt, write off 10% intangible, write off all intangible, area of preference dividend for 4-year cancelled. Last, write off building to the extent of balance in the reconstruction account.
राइट ऑफ बिल्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस इन द रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो आप एक को अब आप बना लीजिए, लेकिन आप अमाउंट नहीं लिख सकते यहाँ पे। आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आप बना लीजिए साइड में, दोनों चीज एंट्री लिखिए आप, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री आप लिख रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट। टोटल रिकंस्ट्रक्शन का अमाउंट कितना आ गया हमारा? टोटल रिकंस्ट्रक्शन का अमाउंट आया हमारा 45 लाख इक्विटी शेयर होल्डर से। टोटल कर रहे हैं हम इसको 45 लाख। 8,40,000 हमारे पास आया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, 5 लाख डिवेंचर से, और 18,75,000 क्रेडिटर से। टोटल हो गया 77,15,000। टोटल हो गया 77,15,000। तो आपने लिखा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 77,15,000, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 17,15,000 रुपीज टू मशीनरी। मशीनरी हमने रिड्यूस कर दिया टू मशीनरी, reduce machinery to 25 to machinery to 15 lakhs। मशीनरी का अमाउंट कितना है? 25 लाख। कितना है? मशीनरी 25 लाख की है, हमने रिड्यूस करके कितना कर दिया? 15 लाख। 10 लाख का नुकसान हो गया। टू मशीनरी 10 लाख, टू इन्वेंट्रीज 5 lakh, to provision for doubtful debts, to provision for doubtful debts 10% बनाना है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ट्रेड रिसीवेबल देखिए कितने के हैं? 12 लाख के। डेटर 12 लाख रुपए के हैं, इसका 10% 1,20,000 हो गया। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,20,000। नेक्स्ट है टू राइट ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट्स, टू राइट ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में देखिए क्या है? टू पेटेंट्स 6 लाख, टू पेटेंट्स 6 लाख, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 2,50,000, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 2,50,000, टू preliminary expenses 75,000, to preliminary expenses 75,000, to surplus account 32,75,000, to surplus account 32,75,000। ये सारे इंटेंजिबल्स हमने राइट ऑफ कर दिए। अगला है देखिए रेट ऑफ प्रेफरेंस, ये छोड़ दिया। राइट ऑफ बिल्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस। अब हम क्या करेंगे? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस देखेंगे। हमने किया है 10 लाख, 5 लाख, 1,20,000। हमने डेबिट में, दोबारा बोल रहा हूँ, डेबिट में 10 लाख मशीनरी का, 5 लाख इन्वेंट्री का, 1,20,000 प्रोविजन का, 6 लाख पेटेंट का, 75,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का,
2,50,000 डिस्काउंट का और सरप्लस नेगेटिव 32,75,000। ये टोटल हो गया हमारा 58,20,000। क्या हो गया? 58,20,000। हमारे पास बैलेंस बचा 18 लाख। हमारे पास बैलेंस बचा 18,95,000 का। कितना बैलेंस बचा? 18,95,000 रुपीज का बैलेंस बचा। 18,95,000 रुपीज का बैलेंस बचा हमारे पास। इसको हम क्या करेंगे? लास्ट लिखा हुआ है, देखिए, राइट ऑफ बिल्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस है 18,95,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बिल्डिंग अकाउंट 18,95,000। लास्ट में हमने लिखा क्या? अब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को डेबिट करा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 77,15,000, टू मशीनरी 10 lakh, to inventories 5 lakh, to provision for doubtful debt 1,20,000, to patent account 6 lakh, to discount on issue of debenture 2,50,000, to preliminary expenses 75,000, to surplus 32,70,000, to building account balancing figure, to building account bracket में BF balancing figure 18,95,000। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे बैलेंस शीट आप इसकी ट्राई कर सकते हैं अपने, मैंने बता दिया आपको कैसे बनती है। आप जो आइटम आपने कम कर दिए वो आप कम करके बैलेंस शीट में जितने भी आइटम है उनको आप अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना दिए, नहीं आए समझ में तो वैसे तो आप कोशिश करिए कि नोट टू अकाउंट्स बना करके ही बनाइए, पर अगर टाइम ना मिले या कैसे भी हो तो कम से कम बैलेंस शीट तो जरूर बनाएं। तो जो अमाउंट आपने रिवाइज करें वो आप बैलेंस शीट में रिवाइज करके अमाउंट दे सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास हमने यहाँ पे खत्म कर दी।